हेलो दोस्तों, आज फिर से नया टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बात करने वाले हैं अपने सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? म्यूकोविसिडोसिस। आ गई बात समझ में? तो इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? इट इज ए ऑटो इम्यून it is a autosomal recessive disorder। ये कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और क्या रहेगा? इट इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। ये क्या है? मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर भी है। और इट इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है? एक्सोक्राइन एंड क्या रहेगा? इट इज ए प्रोग्रेसिव अनक्योरेबल डिसऑर्डर। चार बातें हैं, क्या क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मल्टी सिस्टम को अफेक्ट करने वाला होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड मोस्टली अफेक्ट होती है, और प्रोग्रेसिव अनक्योरेबल, ये क्योर नहीं होता है। ऐसी डिजीज को क्या बोलेंगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। मोस्टली अफेक्टेड क्रोमोसोम नंबर 7, 10 और 13। मोस्टली कौन कौन से क्रोमोसोम अफेक्ट होते हैं? 7 नंबर, 10 नंबर और 13 नंबर जो क्रोमोसोम होते हैं, ये इसमें क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। आ गई बात समझ में? इसके साथ साथ में अबनॉर्मलिटी इन मोस्टली 7 नंबर क्रोमोसोम। सबसे ज्यादा कौन से क्रोमोसोम की वजह से होता है? 7 नंबर क्रोमोसोम की वजह से। और जीन जो होगा, इस 7 नंबर क्रोमोसोम पे एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है CFTCR जीन। कैसा जीन? CFTCR जीन। CFTCR की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटरी जीन। आगे बात समझ में? कौन सा? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटरी जीन जो होगा उसकी क्या हो जाती है? उसकी अबनॉर्मलिटी हो जाती है। आगे बात समझ में? जिससे क्या होगा? बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? इन विच सिक्रेशंस ऑफ बॉडी के जितने भी सिक्रेशंस है वो क्या हो जाएंगे? थिक हो जाएंगे, कोपियस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? टिनेशियस हार्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, कोपियस बिल्कुल थिक हो जाएंगे। कौन से? मोस्टली एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्या हो जाएंगे? और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको पता है, क्योंकि ये क्या होती है? डक्ट के साथ में होती है, विद इन द डक्ट के साथ में होती है, डक्ट होती है इन ग्लैंड में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड बॉडी की एक्सोक्राइन सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो होती है लीवर। आ गई बात समझ में? तो ऐसा रहता है। कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट होते हैं इसमें? मोस्टली मल्टी सिस्टम अफेक्ट वाला डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर GI सिस्टम होता है। और कौन सा रहेगा? रेस्पिरेटरी
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कौन सा रहेगा, एक रहता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर स्किन की स्टडी करते हैं। ये वाले जो मोस्टली सिस्टम हैं ये क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। आ गई बात समझ में। इसके बाद में देखो सबसे पहले बात करेंगे अपने जीआई सिस्टम के बारे में कि जीआई सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जीआई सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इसके अंदर जो भी सिक्रेशंस है, जैसे सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं लीवर की। लीवर के अंदर जितने भी सिक्रेशंस है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाते हैं थिक। तो देखो क्या हो जाएंगे, थिक हो जाते हैं। और थिक हो जाएंगे तो जैसे बाइल क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अब बाइल थिक हो गया तो उसकी वजह से क्या है, स्टोर कहां पे रहता है, गाल ब्लेडर में ना। गाल ब्लेडर में कौन स्टोर रहता है, बाइल स्टोर रहता है। अब गाल ब्लेडर में क्या है, थिक हो जाएगा, और थिक हो जाएगा तो वहां पे क्या है, परमानेंट स्टोरेज कर लेता है, और जिससे क्या हो जाएगा, गाल ब्लेडर में स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। गाल ब्लेडर में अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलेलिथियासिस। आ गई बात समझ में। तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, कोलेलिथियासिस हो जाता है इस कंडीशन में। इसके साथ साथ में और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलेलिथियासिस बोलते हैं। आ गई बात समझ में। कोलेलिथियासिस किसको बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट है उसमें स्टोन फॉर्मेशन हो जाना, और गाल ब्लेडर में अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कोलेलिथियासिस। आ गई बात समझ में। अब इस कंडीशन में आगे पढ़ेंगे अपने। अब इस कंडीशन में गाल ब्लेडर को रिमूव करते हैं, और गाल ब्लेडर को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टेक्टमी। आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में देखो गाल ब्लेडर के अंदर से क्या है, बाइल नहीं जा रहा, और बाइल आपको पता है कहां पे जाता है, ड्यूडिनम में। किसमें जाएगा, ड्यूडिनम में। और बाइल जब ड्यूडिनम में नहीं जाएगा तो फैट क्या नहीं होगी, फैट नॉट इमल्सिफाइड, और फैट इमल्सिफाइड नहीं होगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, फैट सोल्यूबल विटामिन डेफिशिएंसी। क्या हो जाएगा, फैट सोल्यूबल विटामिन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। और फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो मोस्टली इसके अंदर आता है जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो इसीलिए इसको क्या रहेगा, पेशेंट को आई से रिलेटेड डिजीज की प्रॉब्लम होगी। मोस्टली विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाले जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं जीरो ऑप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया ड्राई आई को बोलते हैं, ड्राई आई। उस बच्चे के अंदर क्या दिखाई देगी आपको, ड्राई आई। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि आईज के लिए विटामिन ए है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भी। इसके बाद में आगे देखो और कौन सा रहेगा, विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो पेशेंट को क्या होने के चांस हो जाएंगे, फ्रैक्चर, है ना। क्यों, क्योंकि विटामिन डी क्या करती है, कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्पफुल है, और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होगा और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पेशेंट को बोन है वो क्या हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी, और बोन वीक हो जाएगी तो क्या चांस हो जाएंगे, फ्रैक्चर होने के चांस हो जाते हैं। इसके साथ साथ में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और विटामिन ई की डेफिशिएंसी होने की वजह से
बच्चे को क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी और क्या होगी, क्रैकल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विटामिन जो ई होती है ये क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन की इंटीग्रिटी को बनाए रखती है, तो इसीलिए उसको ड्राई एंड क्रैकल्ड क्या रहेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी और विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बच्चे को क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विटामिन के जो होती है वो एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से जानते हैं। आगे भी बात समझ में। ये तो था लीवर से रिलेटेड, जिसमें लीवर में क्या हो जाए, बाइल की डेफिशिएंसी हो जाए या बाइल नहीं आ रहा है। इसके बाद में देखो पेंक्रियाज के बारे में कि पेंक्रियाज में क्या क्या अबनॉर्मलिटी होगी। तो पेंक्रियाज में क्या होगी, पेंक्रियाज के अंदर क्या हो जाएगा, अमाइलेज बनता है और क्या बनता है, लाइपेज बनता है और क्या बनता है, ट्रिप्सिन बनता है ना। ये जो एंजाइम है मोस्टली एक्सोक्राइन वाले, ये जो एंजाइम है इनकी ये क्या हो जाएंगे, थिकनेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, थिकनेस। क्यों? क्योंकि पेंक्रियाज क्या बनाता है, पेंक्रिएटिक जूस बनाता है और इस पेंक्रिएटिक जूस के अंदर ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, जिसका दूसरा नाम होता है प्रोटीएज एंजाइम। दूसरा नाम ट्रिप्सिन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटीएज एंजाइम होता है। इसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगा और थिकनेस हो जाएंगे तो इसकी वजह से ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये क्या हो जाएंगे, इन पेंक्रियाज के अंदर ही क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं। किसमें हो जाएंगे, पेंक्रियाज के अंदर एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑटो पेंक्रिएटिक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। पेंक्रियाज की जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन है ये क्या हो जाए, पेंक्रियाज के अंदर ही क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और ये करते क्या है, नॉर्मली ये भी पता होना चाहिए। तो अमाइलेज जो होता है इसका काम करना होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाना, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है, लाइपेज। आई बात समझ में। तो अमाइलेज, और अमाइलेज क्या हो जाएगा, पेंक्रियाज के अंदर एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से पेंक्रियाज की सेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट का क्या करवाता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है। और नाम से ही पता चल रहा है ना, लिपिड फैट का। और ट्रिप्सिन मतलब प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन का क्या करवाता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का ना करवा के पेंक्रियाज का करवा देंगे। ठीक है, और पेंक्रियाज करवा देता है तो क्या हो जाएगा, एक्यूट पेंक्रिएटाइटिस। इस पेशेंट को क्या रहेगा, एक्यूट पेंक्रिएटाइटिस रहेगा। आगे बात समझ में। एक्यूट पेंक्रिएटाइटिस हो गया तो आपको यही पता है कि पेंक्रियाज है वो क्या है, बोथ ग्लैंड है, दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो इसकी वजह से क्या होगा, अफेक्टेड द एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन, पेंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। और अफेक्ट की वजह से क्या होगा, डिक्रीज सिक्रेशंस ऑफ इंसुलिन, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इंसुलिन नहीं बनेगा। और इंसुलिन जब ना बने तो उसको क्या हो जाता है, आगे लिखना, इंसुलिन ना बने तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, डायबिटिक मेलाइटस। आगे बात समझ में। तो डायबिटीज मेलाइटस होने का पता चल गया कि कैसे कैसे डायबिटीज मेलाइटस होता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या रहते हैं, इसके साइन सिम्टम रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बताते हैं कैसे होगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाए जाते हैं, म्यूकस फॉर्मेशन होता है। इंटेस्टाइनल जो होता है, जो इसमें माइक्रोविलाई और विलाई पाई जाती है, वहां पे गोबलेट सेल पाई जाती है। कौन सी, गोबलेट सेल। और ये गोबलेट सेल किसका फॉर्मेशन करती है, म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। और म्यूकस क्या हो जाएगा, अब
सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में थिक, और थिक हो जाएगा तो जो मटेरियल है, जो फिकल मटेरियल वगैरह है या फिर फूड है, वो आगे इंपल्स मतलब प्रोपल्सिव नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, मेकोनियम पास आउट नहीं कर पाएगा। तो मेकोनियम पास आउट नहीं कर पाएगा। कब? विद इन 24 to 48 आवर में। ठीक है, इसको क्या बोल लेंगे, उसको बोलते हैं मैकोनियम इलियस। क्या बोल देंगे? मैकोनियम इलियस। और मैकोनियम इलियस जो होता है ये क्या होता है, फर्स्ट साइन ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्या है, फर्स्ट साइन। एग्जाम में पूछा गया ये कि फर्स्ट साइन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो मैकोनियम इलियस होगा, मतलब बच्चा है वो नहीं कर पाएगा, डू नॉट, ठीक है, नहीं कर पाएगा क्या, 24 to 48 आवर में क्या मैकोनियम पास आउट नहीं कर पाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये साइन सिम्टम आते हैं। इसके साथ साथ में लीवर में एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं, लीवर में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। लीवर की जो डक्ट है उनमें क्या आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, और लीवर कहां से ब्लड लेता है, पोर्टल वेन से। कहां से लेता है, पोर्टल वेन से। और पोर्टल, जब लीवर आगे ब्लड ले ही नहीं पा रहा है पोर्टल वेन के थ्रू, तो पोर्टल वेन में क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज प्रेशर। और पोर्टल वेन में जब प्रेशर बढ़ जाए पोर्टल वेन के अंदर, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है लीवर में, और लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पोर्टल वेन प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। और जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो उस पेशेंट को क्या होगा, इसोफेजियल वेराइसिस। इसोफेजियल वेराइसिस। और इसोफेजियल वेराइसिस क्या होता है, इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग इन इसोफेगस। और इसोफेगस में ब्लीडिंग होगी, जैसे ही बच्चा क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा, और वोमिटिंग के साथ में क्या आएगा, ब्लड आएगा। और वोमिटिंग के साथ में ब्लड आना, उसको क्या बोलेंगे, हेमेटेमेसिस। क्या बोलते हैं, हेमेटेमेसिस। तो इसका क्या रहता है, ये भी एक क्या रहता है, साइन रहता है हेमेटेमेसिस, जिसमें हेमेटेमेसिस होता है किसमें, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में। आ गई बात समझ में? तो क्या क्या बताया था मैंने, डायबिटीज हो जाएगा, इसको हेमेटेमेसिस हो जाता है, मैकोनियम इलियस हो जाता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइलरी डक्ट। बाइलरी डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांस रहते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और बाइल डक्ट के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाने को क्या बोलते हैं, कोलिडोकोलेलिथियासिस बोलते हैं। गाल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, कोलेलिथियासिस हो जाएगा इस पेशेंट को। आ गई बात समझ में? तो ये क्या रहते हैं, जीआई सिस्टम के ये मोस्ट कॉमन साइन रहते हैं। आ गई बात समझ में? इसके बाद में और क्या रहेगा, आगे देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस आएंगे तो आपको पता है कि ट्रेकिया वगैरह है, ब्रोंकाई है, और ये जो लैरिंग्स है इसमें म्यूकस है, म्यूकस फॉर्मेशन होता है, क्योंकि गोबलेट सेल यहाँ पे भी पाई जाती है। म्यूकस फॉर्मेशन होता है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में ये क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और ठीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी क्या हो जाएगा पेशेंट को, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब अपने रेस्पिरेशन अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो थोड़े से क्या हो जाते हैं, जो ब्रोंकाई है, जो ये ब्रोंकाई है, ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से डायलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। नॉर्मली की बात कर रहा हूं मैं, कब, इंस्पायरेशन के दौरान, इंस्पायरेशन के दौरान। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे ही एक्सपायरेशन करते हैं नॉर्मली, तो क्या हो जाते हैं, थोड़े से क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब होगा क्या कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा ना, वो एक्सपायरेटरी मिलेगा। ठीक है, एक्सपायरेटरी रेस्पिरेटरी
ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। एक्सपायरेशन करेगा ना तब क्या होगा, ज्यादा डिफिकल्टी होगी किसमें, ब्रीथिंग में। तो क्या रहेगा, डिजनिया भी रहेगा इस पेशेंट को, है ना, बच्चे को क्या रहेगा, डिजनिया रहेगा। और डिजनिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, अफेक्टेड ऑफ साइनसस। साइनसस के अंदर भी क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड भरेगा वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। आई बात समझ में। तो फ्लूइड भरेगा वो क्या होगा, फ्लूइड क्या हो जाएगा, थिक। और थिक की वजह से पेशेंट को क्या होगा, हेड क्या हो जाएगा, हैवीनेस। हेड कैसा फील होगा, हेड हैवीनेस फील होगा। लाइट हेडेडनेस रहेगा, लाइट हेडेडनेस का मीनिंग है यहां पे कि पेशेंट को थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा, हेडेक रहेगा। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या होने के चांस रहते हैं, जैसे एक्सपायरेशन के दौरान है पर्सन है, क्या होता है, मोस्टली क्या रहेगा, डिजनिया रहेगा। तो एक्सपायरेशन के दौरान जब डिजनिया रहेगा, एक्सपायरेशन के दौरान जब डिजनिया रहेगा पेशेंट को, तो क्या है, प्रॉपर तरीके से सारी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो रिटेंड हो जाएगी कहां पे, रिटेंशन ऑफ CO2 इन द लंग्स के अंदर CO2 रिटेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, मतलब इसका मीनिंग क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गई ना, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पेशेंट की इंक्रीज हो जाएगी। और रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो एल्गोलाई है इस लंग्स के अंदर, एल्गोलाई है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सपायरेशन के दौरान है CO2 बाहर नहीं निकल रही है, तो डिजनिया हो रहा है। और अब ये क्या हो गई, डायलेट हो गई, तो उसको बोलते हैं बुले फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, बुले फॉर्मेशन बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, अब इस चक्कर में क्या रहेगा, एल्गोलाई और एल्गोलर डक्ट है ना, वो क्या हो जाएगी, परमानेंट डायलेटेशन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एल्गोलाई एंड एल्गोलर डक्ट क्या हो जाएगी, परमानेंट डायलेशन। और परमानेंट डायलेटेशन हो जाए एल्गोलाई और एल्गोलर डक्ट का, उसको कौन क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, एम्फाइसीमा भी हो जाता है। अब ये परमानेंट डायलेटेशन हो गई है, एयर बाहर निकल नहीं पा रही है, तो अब क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये जो एल्गोलाई है ये रैप्चर हो जाएगी। और रैप्चर होने के बाद में पेशेंट को क्या है, जो एयर है वो किस में चली जाएगी, यहां पे साइड में मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया होगा, जिसमें फंडा में ये कौन सा स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं प्लूरल स्पेस। और जो एयर रैप्चर होने के बाद में एल्गोलाई जो एयर थी इसमें वो निकल के कहां पे जाएगी, प्लूरल स्पेस में चली जाएगी। और प्लूरल स्पेस में एयर का भरना क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। क्या हो जाएगा, पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स होने के चांस रहते हैं। अब एल्गोलाई से एयर निकल गई है, तो इसकी वजह से एल्गोलाई का साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और एल्गोलाई का साइज छोटा होना उसको बोलते हैं कोलैप्स होना। तो एल्गुलर कोलैप्स या फिर लंग्स कोलैप्स को क्या बोलते हैं, कोलैप्स हो जाए क्या, एल्गोलाई, और एल्गोलाई कोलैप्स हुई है तो पूरा लंग्स कोलैप्स होने के चांस रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको एटेलैक्टेसिस। क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एटेलैक्टेसिस। आई बात समझ में। और पेशेंट को जो एम्फाइमा हो गया है तो पेशेंट की चेस्ट है वो कैसी हो जाएगी, बैरल चेस्ट। कैसी हो जाएगी, बैरल चेस्ट होने के चांस रहते हैं। और क्या हो जाएगा, एटेलैक्टेसिस हो जाएगा, बुले फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्फाइसीमा हो जाएगा, है ना, न्यूमोथोरैक्स होने के चांस हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये इतनी डेंजर बीमारी है, हर एक
सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। आगे बात समझ में, तो ये क्या रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। आई बात समझ में। इसके बाद में देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले मेल के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल के अंदर टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस, इसके अंदर कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन कौन सी सेल बनाती है, टेस्टोस्टेरोन बनाती है कौन सी, लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन बनेगा, वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। इसके साथ साथ में आपको पता है जो स्पर्म होता है, स्पर्म है वो कौन सी सेल बनाती है नॉर्मली, सार्टोली सेल। कौन सी सेल बनाती है स्पर्म, सार्टोली सेल बनाती है। और सार्टोली सेल जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, ये कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं, वासा डिफरेंस में। कहां पे हो जाते हैं, वासा डिफरेंस में। और अब वासा डिफरेंस में क्या हो जाएगा, फ्लूइड है, मतलब एक प्रकार का फ्लूइड है, और फ्लूइड होता है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और थिक हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को स्टरलिटी हो जाती है, क्योंकि स्पर्म है वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और पेशेंट को क्या हो जाएगा, स्टरलिटी। आई बात समझ में। स्टरलिटी वो होती है जिससे क्या हो जाए, पेशेंट को ये स्टरलिटी होती है, ये ठीक हो सकती है। आई बात समझ में, क्योंकि डोनेशन वगैरह स्पर्म है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टरलिटी ठीक होने के चांस रहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मेल में क्या होता है, स्टरलिटी होता है। इसके बाद में देखो फीमेल के बारे में। फीमेल की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, फीमेल के अंदर जो सर्वाइकल जो म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाता है। सर्वाइकल म्यूकस थिक होने की वजह से जो स्पर्म जा रहा है इंटरकोर्स के दौरान, कब, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस सर्वाइकल म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी, डाउन। और डाउन की वजह से क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के पास में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब के पास में नहीं पहुंच पाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाती है लेडी को। इसके साथ साथ में अगर पहुंच भी गया तो फैलोपियन ट्यूब में भी क्या है, फैलोपियन ट्यूब में क्या है, सिक्रेशंस है ना। और फैलोपियन ट्यूब में सिक्रेशंस क्या हो चुके हैं, थिकनेस हो चुके हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और थिकनेस हो चुके हैं तो उसकी वजह से जो सर्वाइकल जो म्यूकस है या फैलोपियन ट्यूब के जो सिक्रेशंस है वो थिक हो गए, और थिक होने की वजह से मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। आ गई बात समझ में। ये मैंने अडल्ट की बात की है, अडल्ट के अंदर, लेकिन बच्चे के अंदर बात करें तो बच्चे के अंदर पहले से ही क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी होने के चांस हो जाते हैं। आगे बात समझ में। मेल और फीमेल के अंदर जो भी सिक्रेशंस बनते हैं, जो भी हार्मोन बनते हैं, जिससे क्या ना हो पाएगा, आगे प्यूबर्टी के बाद में उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या नहीं हो पाएगा, स्टार्ट नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, इंटेगुमेंट्री सिस्टम अपने बात करने वाले हैं स्किन के बारे में। और सिक्रेशन, स्किन से क्या फॉर्मेशन होता है, स्किन से फॉर्मेशन होता है वो स्वेट होता है। क्या होता है, स्वेट। और स्वेट क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। स्वेट क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और स्वेट थिक हो जाए तो उसकी वजह से जो स्वेटिंग के थ्रू जो सोडियम बाहर निकल रहा है, जो वाटर जो
एक्सक्रीट हो रहा है स्किन के थ्रू वो नहीं निकल पाएगा, और जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर, मोस्टली सोडियम रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, रिटेंशन ऑन द स्किन के ऊपर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को स्किन के ऊपर क्या हो जाती है, इचिंग और प्यूराइटिस होता है कि पेशेंट को इचिंग के साथ साथ में रेसेज हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्यूराइटिस। तो प्यूराइटिस इचिंग हो जाएगा पेशेंट को, इसके साथ साथ में लाइट कलर पैचेज फॉर्मेशन हो जाते हैं साथ में, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है व्हाइट कलर के पैचेज, वो सोडियम की वजह से, सोडियम है स्किन के ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में इसके अंदर जैसे ही पेशेंट को क्या है, जैसे ही स्किन किस टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या मिलेगा आपको, साल्टी टेस्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, साल्टी टेस्ट। तो साल्टी टेस्ट मिल रहा है तो इसका मीनिंग है बच्चे को क्या है, बच्चे को क्या है, मतलब क्या हो गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तभी तो ऐसा मिल रहा है। आ गई बात समझ में। तो ये क्या थे, चारों सिस्टम भी क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके अंदर, और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि स्किन से रिलेटेड कौन सा टेस्ट करते हैं। तो दो टेस्ट करते हैं, एक तो इसमें ये स्किन किस टेस्ट करते हैं, और एक और होता है क्लोराइड टेस्ट, उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। तो ये था आज के लिए, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है ये, तो आज के लिए बस यहीं तक। सेकंड पार्ट है, अभी डायग्नोस्टिक टेस्ट और मैनेजमेंट आगे सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।